चांदनी बार मुंबई के बार डांसर की डार्क ट्रेजेडी पर आधारित है। ये कहानी दिखलाती है कि कैसे एक बार बार डांसर्स इस धंधे में आती हैं तो फिर इस कीचड़ में धंसती चली जाती हैं। लाख कोशिशों के बावजूद वे उसी स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से वापस पहुंच जाती हैं जहां से उन्होंने अपनी लाइफ को बदलने की शुरुआत की थी। चाहे किसी को क्यों ना ये गलत फहमी हो कि उसकी किस्मत दूसरों से बेहतर है, उनका हाल भी वही होता है। और मैं शुरू में ही बता दूं कि ये सिर्फ एक बार डांसर की कहानी नहीं है, ये एक तरह का केस स्टडी है। एक ऐसा आईना है जो दिखाता है कि हाशिए पर खड़े लोगों के लिए जो हम चॉइस या विकल्प की बात करते हैं ना, वो असल में कितना बड़ा भ्रम है। एक छोटे से कस्बे का जिक्र आता है जहां एक भयानक सांप्रदायिक दंगा होता है और मुमताज नाम की एक लड़की के माता पिता को उनकी ही झोपड़ी में जिंदा जला दिया जाता है। ओ बाप रे, मतलब सब कुछ खत्म। सब कुछ राख हो जाता है और अपना सब कुछ खोने के बाद वो लड़की अपने मामू इरफान के साथ भागकर मुंबई आने पर मजबूर हो जाती है। अब इस शुरुआत के पीछे का जो समाज शास्त्र है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ जगह नहीं बदल रहे हैं। एग्जैक्टली विस्थापन या जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो सिर्फ एक छत से दूसरी छत तक जाने का नाम नहीं है। जब कोई इंसान किसी दंगे या त्रासदी की वजह से रातों रात अपना घर छोड़ता है तो वो सिर्फ अपना घर नहीं खोता, वो अपना पूरा सोशल कैपिटल खो देता है। सोशल कैपिटल मतलब? वो आसपास के लोग, पहचान वाले, हाँ वो लोग जो मुश्किल में काम आते हैं, उसके पड़ोसी, उधार देने वाले दुकानदार, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। मुमताज और उसके मामू के पास मुंबई आने के अलावा वैसे भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि एक अनजान शहर ही अनजान लोगों को छुपने की जगह दे सकता है। ये बात तो है, लेकिन जब इंसान इस तरह से अपनी सारी जड़ें खो देता है तो वो समाज के सबसे निचले और असुरक्षित पायदान पर आ गिरता है, जहां हर कोई बस उसका फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा होता है। बिल्कुल, और यहीं से मुंबई का वो दूसरा चेहरा शुरू होता है। हाँ, वैसे तो मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है जो सबको पनाह देता है, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद समझ आता है कि ये शहर कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप भी हो सकता है। एक भूल भुलैया जैसी। सही में। तो होता यह है कि इरफान का मुंबई में एक पुराना जानने वाला है, इकबाल, जिसको सब इकबाल चमड़ी कहते हैं। नाम से ही कैरेक्टर का पता चल जाता है। हाँ, मतलब नाम ही काफी है बताने के लिए कि उसका पेशा क्या है। वो लड़कियों की दलाली करता है। अब वो उन्हें खोली, मतलब एक छोटा सा कमरा तो दिला देता है, लेकिन इरफान को तुरंत कोई सम्मानित शान काम नहीं मिलता। और मिलेगा भी कैसे? वो इस सिस्टम का हिस्सा थोड़ी ना थे पहले से। वही ना, और यहीं से सर्वाइवल की, मतलब जिंदा रहने की वो जद्दोजहद शुरू होती है, जो मुमताज को एक बहुत ही अंधेरी गली में धकेल देती है, क्योंकि पैसे की तंगी है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई जोर जबरदस्ती तुरंत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही किसी ने गन पॉइंट पे कुछ करवाया हो। ये बहुत ही अनसिस्टमैटिक तरीके से होता है। एकदम धीरे धीरे। भूख है और सर पर छत का किराया देने का प्रेशर है। ऐसे में इकबाल एक रास्ता सुझाता है मुमताज को हेगड़े अन्ना के चांदनी बार में काम पर लगाने का। यहां यह समझना होगा कि ये कोई नॉर्मल जॉब नहीं है। ये प्रेडेटरी कैपिटलिज्म या जिसे परभाक्षी पूंजीवाद कहते हैं, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब सिस्टम बस उस पल का इंतजार करता है जब आपकी भूख आपके आत्मसम्मान से बड़ी हो जाए। बिल्कुल। और जब मुमताज वहां जाने को राजी होती है तो वो अपनी मर्जी से नहीं जा रही, वो परिस्थितियों की क्रूरता के कारण वहां जाने को मजबूर होती है। जब मैंने इन सोर्सेज में बार के अंदर के माहौल का पढ़ा ना, तो सच में रोंगटे खड़े हो गए। मुमताज का वो पहला दिन, वो कोई टीवी वाली ग्लैमरस दुनिया नहीं थी। वो बस वहां चुपचाप सहमी हुई खड़ी रहती है और आदमियों से वहां किसी भूखे भेड़िए की तरह घूरते हैं। हाँ, वो विजुअली बहुत डिस्टर्बिंग है। ऊपर से हेगड़े अन्ना जो बार का मालिक है, वो इकबाल पर भड़क जाता है कि ये कैसी डरी हुई लड़की ले आए हो। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी को मांस की दुकान पर सजाकर रख दिया गया हो और ग्राहक उसकी मीट की क्वालिटी चेक कर रहे हो। सही का। और यहाँ गेज का, मतलब देखने के नजरिए का, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल पहलू काम करता है। वो आदमी वहां सिर्फ शराब पीने या कोई डांस देखने नहीं आ रहे। तो और क्या चाहिए उन्हें वहां? वो वहां पावर या सत्ता का अनुभव करने आ रहे हैं। एक मजबूर, बेबस लड़की को अपने पैसों के इशारे पर नचाने का जो घमंड है, वो उस पूरे इकोसिस्टम की असली करेंसी है। पैसों से इज्जत खरीदने वाली बात। हाँ, और इसी बीच इन सोर्सेज में दीपा नाम की एक पुरानी डांसर का जिक्र आता है। दीपा ही मुमताज को काम सिखाती है कि कस्टमर का इशारा कैसे समझना है, अमीर सेठ की पहचान कैसे करनी है और मालदार पार्टी को पूरी तरह से कैसे चूसना है। लेकिन एक सेकंड, मैं यहाँ थोड़ा अटक गई थी। दीपा भी तो उसी शोषण का शिकार है ना? हाँ बिल्कुल है।
तो वो मुमताज को इस दलदल में और गहरे क्यों उतार रही है? मतलब क्या वो उसे बचाने की कोशिश नहीं कर सकती थी वहां से? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। पर जब कोई इंसान लंबे समय तक किसी शोषक व्यवस्था का हिस्सा रहता है ना, तो उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म पूरी तरह बदल जाता है। दीपा उसे दलदल में धकेल नहीं रही है। दीपा के नजरिए से देखें तो वो उसे सर्वाइव करना सिखा रही है। ओ, मतलब उस दुनिया में बचने का कोई और तरीका है ही नहीं। एग्जैक्टली। ये एक पूरी सप्लाई चेन है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स साफ बताते हैं कि वहां मौजूद लगभग हर लड़की की कहानी मुमताज जैसी ही है। किसी को उसके शराबी पति ने बेच दिया, किसी को पिता ने, तो किसी को उसके प्रेमी ने धोखा देकर इस धंधे में डाल दिया। मतलब ये एक ऐसी मशीन है जो महिलाओं की मजबूरी को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करती है। ये तो ऐसा हो गया कि आप एक डूबते हुए जहाज से बचने के लिए समुद्र में छलांग लगा दें, लेकिन नीचे पहले से ही भूखी शार्क मछलियां मुंह खोले इंतजार कर रही हों। बहुत सी उपमा दी आपने, लेकिन कहानी का जो अगला हिस्सा है वो इन शार्क से भी ज्यादा खौफनाक है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर हमें लगता है कि बाहर की दुनिया चाहे जितनी जालिम हो, घर के अंदर तो इंसान सुरक्षित महसूस करता है ना। लेकिन यहाँ तो खतरा घर के अंदर से ही आता है। और वही सबसे बड़ा धोखा है। मुमताज का वो मामू इरफान, जिसने उसे दंगों से निकाला था, वो मुंबई आकर पूरी तरह निकम्मा हो चुका है। वो दिन भर मुमताज की आई हुई कमाई से शराब पीता है और फिर एक रात उसी छोटी सी खोली में वो नशे की हालत में अपनी ही सगी भांजी के साथ जोर जबरदस्ती करता है, उसका रेप करता है। ये इस पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये उस मिथक को, उस सोच को तोड़ देता है कि परिवार हमेशा एक सेफ स्पेस होता है। बिल्कुल, रोना आ जाता है ये सोचकर। जब अत्यधिक गरीबी और नैतिक पतन, मतलब मॉरल डीके, एक साथ मिलते हैं ना, तो इंसान के अंदर का जानवर बाहर आ जाता है। इरफान के लिए मुमताज अब एक इंसान या उसकी भैंजी रही नहीं गई थी। वो बस एक रिसोर्स बन चुकी थी। हाँ, एक वस्तु बन चुकी थी जिस पर इरफान को लगता था कि उसका अधिकार है, क्योंकि वो उसे मुंबई लाया था। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए इसमें, मुमताज उस घर को छोड़कर जा भी नहीं सकती। वो बार में अपनी सहेलियों को बताती जरूर है, लेकिन वो बेचारियां सिर्फ दिलासा दे सकती हैं। मुमताज को बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो अकेली रहने गई तो बाहर जो दूसरे दलाल हैं और यहाँ तक कि उसकी सहेलियों के पति, वो लोग उसे नोच खाएंगे। सही बात है। तो जब परिवार का स्ट्रक्चर ऐसे पूरी तरह फेल हो जाए और समाज कोई सुरक्षा ना दे, तो ऐसे इकोसिस्टम में फंसा इंसान कहाँ जाता है? यहीं से ना कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, गैंगस्टर पोटिया सावंत। हाँ, जो हबीब भाई नाम के एक अंडरवर्ल्ड डॉन का गुर्गा है। राइट। तो होता ये है कि वो पोटिया बार में आता है। वो देखता है कि एक कस्टमर मुमताज पर पैसे लुटा रहा है और बदतमीजी कर रहा है। पोटिया उस कस्टमर को बुरी तरह पीट देता है और फिर मुमताज को अपने साथ सोने का ऑफर देता है। अब कई लोगों को लग सकता है कि ये कोई प्रोटेक्टिव हीरो वाला काम किया उसने, पर ये हीरो वाली बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ इस सत्ता और कंट्रोल के डायनेमिक्स को समझना होगा। पोटिया जो कर रहा है वो प्रोटेक्शन नहीं है, ये एक तरह का टेरिटोरियल क्लेम है। जैसे एक ताकतवर जानवर दूसरे पर अपना हक जताता है। एकदम वैसा ही, जैसे जंगल में एक बड़ा जानवर किसी कमजोर जानवर के शिकार पर कब्जा कर लेता है, ये वही बात है। लेकिन जब मुमताज मजबूर होकर पोटिया के पास जाती है, क्योंकि बाहर इकबाल और अंदर उसका मामू इरफान दोनों उस पर दबाव डालते हैं, तो वहां उस कमरे में मुमताज पूरी तरह से असहयोग करती है। वो बिस्तर पर बस लेटी रहती है, यहाँ तक कि पोटिया के फेंके हुए पैसे भी नहीं उठाती। और इसी बात से पोटिया की ईगो हर्ट होती है। हाँ, उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंचती है। वो गुस्से में पूछता है कि आखिर बात क्या है। और तब मुमताज, जो पूरी तरह से टूट चुकी थी, वो अपने सगे मामू के किए गए शोषण का पूरा सच उस गैंगस्टर को बता देती है। जिसके बाद पोटिया जो करता है, मतलब वो किसी ने सोचा नहीं होगा। वो इरफान मामू को सरेआम चाकू मार मार कर खत्म कर देता है। तो अगर इसको बाहर से देखा जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक क्रिमिनल सिस्टम ने उस लड़की को वो न्याय दे दिया जो शायद पुलिस या हमारा कानून कभी नहीं दे पाता? नहीं, इसे न्याय कहना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। पोतिया ने मुमताज के शोषक को जरूर खत्म कर दिया, लेकिन इसके बदले उसने क्या किया? उसने खुद उस पर हक जमा लिया। एग्जैक्टली, उसने खुद मुमताज पर मलिकाना हक जता लिया। उसने मुमताज से शादी कर ली। अब अगर आप बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि वाह, मुमताज आजाद हो गई, उसे बार में नाचना छोड़ना पड़ा, उसका घर बस गया, उसने एक बेटे अभय को जन्म दिया। एक झूठी शांति की तरह। हाँ,
वास्तव में मुमताज ने सिर्फ एक शोषक को दूसरे ज्यादा ताकतवर शोषक से रिप्लेस किया था। उसकी इस नई जिंदगी की जो नींव थी ना, वो कानून तोड़ने, खून खराबे और अंडरवर्ल्ड के दलदल पर टिकी थी। और हम सब जानते हैं कि ऐसी नींव पर बनी इमारत कभी भी धराशायी हो सकती है। और आगे चलकर बिल्कुल ऐसा ही होता है। पोटिया का रुतबा बढ़ रहा था। वो उस दौरान हबीब भाई के इशारों पर काम करता था और एक लोकल विधायक है उमाशंकर, उसके सारे इल्लीगल धंधे संभालता था। पर एक दिन गुस्से में आकर वो पुलिस के एक खबरी की हत्या कर देता है। और कानून की नजर में ये लाइन क्रॉस करना है। बिल्कुल। इसके बाद पुलिस पूरी तरह से उसके पीछे पड़ जाती है। मुमताज घबराकर हबीब भाई के पास जाती है मदद मांगने। हबीब भाई उसे बड़ा दिलासा देता है कि चिंता मत करो, वो सब संभाल लेगा। और फिर एक ही दिन में मुमताज को 2 खबरें मिलती हैं। एक तरफ वो एक बच्ची को जन्म देती है और दूसरी तरफ खबर आती है कि पोटिया को जमानत मिल गई है। एक पल के लिए लगता है कि फिल्म का हैप्पी एंडिंग आ गया। हाँ, लगता है कि सब ठीक हो जाएगा आखिरकार। लेकिन यही वो बिंदु है जहां सिस्टम अपना असली बड़ा वाला चेहरा दिखाता है। यहाँ पॉलिटिकल और क्रिमिनल नेक्सस, यानी राजनेताओं और अपराधियों का सिस्टम का चक्रव्यूह ऐसा होता है कि आप चाहे कितनी भी ऊंची दीवारें खड़ी कर लें, वो कहीं ना कहीं से दरार ही जाती हैं। और वो दरार आती है उस दिन जब पुलिस एकदम अचानक मुमताज के बेटे अभय को एक क्रिकेट के मैदान से उठा लेती है। मामला ये था कि मोहल्ले के कुछ गुंडों ने एक बिजनेसमैन से रंगदारी यानी एक्सटॉर्शन की मांग की थी। अभय बिल्कुल बेकसूर था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ गलत समय पर गलत लोगों के साथ मैदान में था। पर क्या सिस्टम इन बातों को मानता है? बिल्कुल नहीं। पुलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस वाले मुमताज से साफ कहते हैं कि अगर उन्होंने चार्जशीट में उसके बेटे का नाम डाल दिया तो उसकी आगे की पूरी जिंदगी, उसका करियर वहीं बर्बाद हो जाएगा। और नाम हटाने की उन्होंने कीमत क्या मांगी? 70,000 रुपए की रिश्वत। ये पुलिस का जो भ्रष्टाचार है ना, ये उस स्ट्रक्चरल वायलेंस, उस व्यवस्था का सबसे घिनौना रूप है जो कमजोर को और ज्यादा कमजोर बनाता है। पुलिस को बहुत अच्छी तरह पता था कि ये परिवार हाशिए पर है, इनका कोई रसूख या नेता से जान पहचान नहीं है। ये जो 70,000 रुपए की रिश्वत थी, ये कोई फीस नहीं थी, ये असल में इन गरीब लोगों के उस मोहल्ले में जिंदा रहने का एक टैक्स था। टैक्स फॉर बीइंग पुअर। बिल्कुल। मुमताज अपने सारे गहने बेच देती है, पाई जोड़ती है, लेकिन फिर भी 50,000 रुपए कम पड़ जाते हैं। और जैसा हमने पहले देखा, मदद के सारे बाहरी दरवाजे तो बरसों पहले ही बंद हो चुके थे। यहाँ पर आकर मुमताज एक ऐसा डरावना फैसला लेती है जिससे वो जीवन भर भागती रही थी। वो वापस उसी दल्लाल इकबाल चमड़ी के पास जाती है और उससे कहती है कि उसके लिए ग्राहक ढूंढे। ये बहुत डार्क है। वो खुद का जिस्म बेचने को तैयार हो जाती है अपने बेटे के लिए, लेकिन उम्र ढल चुकी है, वो अब खूबसूरत नहीं रही। ग्राहक उसे देखकर रिजेक्ट कर देते हैं या फिर बहुत ही मामूली छोटे पैसे ऑफर करते हैं। ये जो सोर्स में पढ़ने को मिलता है ना, ये सीन इतना दर्दनाक है कि इसे मेंटली प्रोसेस करना भी मुश्किल लगता है। और इसमें सबसे ट्रेजेडी वाली बात क्या है जानते हैं? क्या? ये सब कुछ उसकी बेटी अपनी आंखों से देख रही होती है। वो देख रही है कि उसकी माँ अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए किस तरह घटिया लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही है, दर-दर भटक रही है, अपना शरीर नीलाम कर रही है। बाप रे! और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल पहलू सामने आता है, जिसे हम सोशियोलॉजी में जनरेशनल ट्रॉमा या पीढ़ीगत आघात कहते हैं। ये कोई सिर्फ किताबी शब्द नहीं है यार। इसका सीधा मतलब यह है कि जब एक पीढ़ी के पास सरवाइव करने के सारे संसाधन और विकल्प खत्म हो जाते हैं, तो उसका पूरा असर अगली पीढ़ी के फैसलों पर पड़ता है। कैसे? देखिए, बेटी अर्गिज नहीं चाहती थी कि वो बार डांसर बने, उसने पढ़ाई की थी, लेकिन जब उसके सामने अचानक ये सवाल आ खड़ा होता है कि एक तरफ माँ की इज्जत लूटी जा रही है और दूसरी तरफ भाई की जिंदगी कानून के हाथों तबाह होने वाली है, तो ऐसे में इंसान का दिमाग लॉन्ग टर्म आत्मसम्मान को छोड़कर तुरंत वाले सर्वाइवल को चुनता है। तो वो क्या करती है? वो ठीक वही करती है जिससे उसकी माँ उसे बचाना चाहती थी। वो सीधे बार के मालिक हेगड़े अन्ना के पास जाती है, उससे एडवांस पैसे लेती है और वही बन जाती है जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था, एक बार डांसर। ये किस्मत का कितना क्रूर, कितना घटिया मजाक है। एक माँ की पूरी जिंदगी की मेहनत पानी में मिल गई। और पता है, उन पैसों से जो बेटी ने कमाए थे, अभय उस बाल सुधार गृह यानी जुवेनाइल होम से छूट तो जाता है, लेकिन जो डैमेज होना था तब तक हो चुका होता है। जुवेनाइल होम का ट्रॉमा। हाँ। उन चंद दिनों में उस बाल सुधार गृह के अंदर 2 और लड़कों ने अभय के साथ जोर जबरदस्ती की होती है, उसका रेप किया होता है। ये सुनकर सच में शब्द नहीं मिलते।
यहाँ हम क्लियर देखते हैं कि व्यवस्था ने मुमताज के दोनों बच्चों को जिंदा निगल लिया। बेटी को देह व्यापार के उस एक्सप्लॉयटेटिव इकोसिस्टम ने खा लिया और बेटे को इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सड़ांध ने। सिस्टम ने दोनों को बर्बाद कर दिया। अभय जब उस जुवेनाइल होम से बाहर आता है ना, तो वो मासूम लड़का नहीं रहता जो क्रिकेट खेलता था और पढ़ाई करता था। उसके अंदर का इंसान पूरी तरह मर चुका है। वो एक बहुत गहरी डिप्रेशन में चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और फिर एक दिन वो उसी मोहल्ले के गुंडों से एक बंदूक उधार लेता है और बाहरे बाजार में जाकर उन दोनों लड़कों के सर में गोली मार देता है जिन्होंने उसका रेप किया था। ओह माय गॉड! मतलब मुमताज ने अपने बच्चों को जिस अपराध और दलदल से बचाने के लिए अपनी हर सांस, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आखिर में उसी दलदल ने उन दोनों को वापस पूरी ताकत से अंदर खींच लिया। कहानी ठीक उसी बिंदु पर आकर खत्म हो जाती है जहां से मुमताज ने बरसों पहले शुरुआत की थी। उसकी बेटी आज एक बार डांसर बन चुकी है और उसका बेटा एक कातिल। ये कोई कोइंसिडेंस या इत्तेफाक नहीं है। मेरी समझ से ये खोखले सिस्टम की जीत है और एक आम इंसान की सबसे बुरी हार। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पूरी कहानी के डीप एनालिसिस से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि व्यक्तिगत इच्छा शक्ति या इंडिविजुअल विल पावर, चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, एक भ्रष्ट और शोषक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के सामने अक्सर घुटने टेकने पर मजबूर हो ही जाती है। हाँ। मुमताज की आखिरी हार उसकी अपनी कोई कमी नहीं थी, बल्कि ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि गरीबी और लाचारी का चक्रव्यूह किस तरह से डिजाइन किया गया है। ये एक ऐसी भूल भुलैया हैं जो बाहर निकलने के हर एक रास्ते को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बंद कर देती है, ताकि लोग वहीं फंसे रहें। एकदम सही। और इस गहन चर्चा को समेटते हुए मुझे लगता है ये सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हम किस तरह के समाज का हिस्सा बन चुके हैं। ये कहानी सिर्फ मुमताज़ नाम की किसी एक औरत की नहीं है, ये हमारे आसपास मौजूद हर उस इंसान की कहानी है जो इस बायस सिस्टम से हर दिन लड़ रहा है। और दोस्तों, आखिर में एक सवाल है जो मुझे अंदर तक बेचैन कर रहा है और शायद आपको भी करेगा। वो क्या है? क्या पुनर्वास, या जिसे हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं, वो विचार सिर्फ उन ताकतवर लोगों द्वारा बनाया गया एक मिथक है जिन्हें रात को आराम से सोना है? जबकि अगर हम डार्क रियलिटी को देखें तो हमारे इस सो कॉल्ड सिविलाइज समाज की इस भव्य इमारत को खड़ा रखने के लिए शायद हमेशा एक ऐसे शोषित वर्ग की जरूरत होती है जिसे कभी उस दलदल से बाहर निकलने ही ना दिया जाए। ये सच में झकझोर देने वाले विचार हैं। आप अपनी विचार कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल झटपट हॉलीवुड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमारी लेटेस्ट वीडियो द केरला स्टोरी 2 देखना नहीं भूलें।